नमस्कार दोस्तों, जेबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक न्यू टॉपिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सबसे पहले हम पाठ का परिचय कर लेते हैं। तो देखिए, वर्गीकरण जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ है पृथक करना, यानी किसी समूह में से समान चीज़ों को अलग करना ताकि उनका आसानी से हम अध्ययन कर सकें। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं जैसे कि मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर दवाइयों को एक क्रम से जमाया जाता है ताकि उनको ढूंढकर आसानी से बेचा जा सके। तो अब देखिए, हमारे सामने 118 तत्व हैं। प्रकृति में अभी तक 118 तत्व की खोज हो चुकी है। तो इनके अध्ययन के लिए इनमें समान गुणों वाले तत्वों को पृथक करना आवश्यक है। उन्हें किसी समूह में, किसी लाइन में, किसी वर्ग में व्यवस्थित करके अध्ययन करना, ये एक बेहद ही आवश्यकता है। तो देखिए, इसके लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं। वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास, इसमें डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मैंडलिफ ये नाम प्रमुख हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डोबेराइनर। वर्गीकरण का प्रथम प्रयास डोबेराइनर ने किया। डोबेराइनर जर्मनी के रसायनज्ञ थे। उन्होंने 1817 में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो देखिए, इन्होंने त्रिक बताए हैं। इनके अनुसार यदि तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखते हैं तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे का लगभग औसत होता है। तो इस तरह से इन तीन तत्वों वाले समूह को त्रिक कहा गया। उदाहरण के तौर पर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन त्रिक हैं। इनमें देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनमें से लिथियम और पोटेशियम का अगर द्रव्यमान जोड़ा जाए और उनका औसत निकाला जाए तो वो सोडियम के बराबर आता है। इस तरह से ये तीनों तत्व इस समूह में समानता रखते हैं। लिथियम 7, पोटेशियम 39 और सोडियम 23, ये इनके परमाणु द्रव्यमान है। तो देखिए, बीच वाले का द्रव्यमान है वो दोनों का औसत आता है। तो इस तरह से इन्होंने इनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो इन समूहों को त्रिक कहा गया है। डोबेराइनर ने कुल 30 में से इन 9 तत्वों को ही व्यवस्थित कर सके। बाकी तत्वों के बारे में इन्होंने कोई सूचना ये देने में असमर्थ रहे। तो इस तरह से ये जो डोबेराइनर त्रिक है सिर्फ 9 तत्वों का ही वर्गीकरण कर पाया। अब अगला देखिए, न्यूलैंड अष्टक नियम। डोबेराइनर के बाद में देखो एक वैज्ञानिक और आते हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड। इन्होंने 1866 में परमाणु द्रव्यमान को आधार मानते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उस समय ज्ञात 56 तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इन्होंने संगीत के 7 सुरों का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह से 7 सुरों के बाद में 8वें सुर में पहले की आवृत्ति होती है, 7 के बाद में 8वां है जो वो पहला सुर वापस पुनः आ जाता है। तो इस तरह से ये एक अष्टक बन जाता है। इसको इन्होंने अष्टक नियम कहा है। तो देखिए, संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा, 7वें के बाद में पुनः 8वां जो है वो पहला ही आ जाता है। तो इसे अष्टक कहा गया है। इस तरह से उन्होंने इन तत्वों को वर्गीकृत किया। तो देखिए, सारणी किस तरह से उन्होंने प्रस्तुत की है। तो देखिए, न्यूलैंड ने अपने तत्वों को इस तरह से वर्गीकृत किया है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर देखिए नीचे फ्लोरीन। यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद 8वां फ्लोरीन आ रहा है जिसके गुण हाइड्रोजन से मिलते हैं। इसी तरह लिथियम के बाद में 8वां तत्व सोडियम आ रहा है। तो लिथियम और सोडियम के गुण हैं वो एक समान है। इसी तरह देखो, इन्होंने 7 समूह बना रखे हैं। 7 समूह में प्रत्येक समूह के तत्व हैं वो समान गुणधर्म रखते हैं। तो इस तरह के जो सिद्धांत है उसको अष्टक कहा गया है। जिस तरह संगीत के 7 सुर होते हैं और 8वां पहले के समान होता है, ठीक बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन जो आ रहा है 8वां, वो समानता रखता है हाइड्रोजन से। लिथियम के बाद 8वां सोडियम आ रहा है तो वो उससे समानता रखता है। तो ये इस वर्गीकरण की विशेषताएं हैं। अब देखिए इसकी कमियां क्या हैं। न्यूलैंड ने बताया कि प्रकृति में
अभी 56 तत्व हैं, इनके बाद में और नए तत्वों की कोई खोज नहीं होगी, यानी ये 56 तत्वों तक ही सीमित बता रहे हैं। दूसरी जो कमी है वो है कि ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। जो अष्टक सिद्धांत है वो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। इसके बाद में जो क्रोमियम जो आ रहा है उसके गुण समूह वाले से अन्य तत्वों से नहीं मिलते हैं। इस तरह से आगे और भी बहुत गंध मचा रखी है। तो देखिए तीसरा इसमें है, यहाँ पर पहले समूह में देखिए कोबाल्ट निकल, इनके साथ में ब्रोमीन, जो ब्रोमीन एक अधातु है उसको इस समूह में रख दिया है। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन असमान है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ये सब देखो धातुओं वाले ग्रुप में अधातु को रख दिया है। इस सिद्धांत की अगली कमी है, दो तत्व कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, परंतु यहाँ पर फेरस Fe को दूर रखा गया है, जबकि फेरस के गुण कोबाल्ट और निकल से मिलते हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट गैसों के बारे में इस सिद्धांत में कुछ नहीं बताया गया है। उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद यह सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया है। दोस्तों, डोबेराइनर और न्यूलैंड के जो प्रारूप हैं उनमें बहुत सारी कमियां थी। इनके बाद में एक रूस के रसायनज्ञ आते हैं मेंडलीफ, वो कहते हैं कि मैं इन तत्वों को आसानी से व्यवस्थित कर दूंगा। इन लोगों ने बहुत सारी गंध मचा रखी है, इनमें बहुत सारी कमियां हैं। तो इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के को आधार मानते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। दोस्तों, हम जानते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य जो श्रेय है वो मेंडलीफ को जाता है। आवर्त सारणी के प्रारंभिक प्रयास में, आवर्त सारणी बनाने के प्रारंभिक प्रयास में इनका योगदान प्रमुख है। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों के मूल गुणधर्मों में परमाणु रासायनिक गुणधर्मों में इन्होंने ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से के साथ बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड को मूलभूत गुणधर्म माना है। तो मेंडलीफ के समय 63 तत्व ज्ञात थे और उन 63 तत्वों को व्यवस्थित करने का जो इन्होंने प्रारूप दिया है उसे आवर्त सारणी कहा गया है। तो देखिए आवर्त सारणी का प्रारूप क्या है। आवर्त सारणी है, इसमें ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ हैं उन्हें समूह कहा गया है, इनकी संख्या 8 है। क्षैतिज जो स्तंभ हैं उन्हें आवर्त कहा गया है, इनकी संख्या 6 है। इन्होंने 63 कार्डों पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा और परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इस तरह से इन्होंने आवर्त सारणी का प्रारूप बताया। तो देखिए इनकी आवर्त सारणी है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत ये है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि अगर इनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल बाद में इनके गुणों की आवर्ती होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं, पहला देखिए इसमें 8 समूह और 6 आवर्त हैं। दूसरा, समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। इस आवर्त सारणी में लगभग समान गुणों वाले तत्वों को एक जगह स्थान मिल गया है। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। मेंडलीफ की सारणी में जो भविष्य में जिनकी खोज होगी ऐसे तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़े गए हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए इसमें स्थान रिक्त छोड़े गए हैं। अक्रिय गैसों के लिए स्थान, मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बिना छेड़े, बिना इसमें कोई बदलाव किए अक्रिय गैसों को भी रखा जा सकता है। अब देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या कमियां रही हैं। मेंडलीफ ने डोबेराइनर और न्यूलैंड्स की बजाय अपनी सारणी को उत्कृष्ट तो साबित कर दिया, उनके बजाय अच्छा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, लेकिन फिर भी इनके आवर्त सारणी में कुछ कमियां हैं। जैसे इनकी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाइड्रोजन के गुण हेलोजन जो तत्व हैं उनसे मेल खाते हैं, तो इसको वहाँ भी रखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें समस्थानिकों का उल्लेख नहीं है, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, क्लोरीन के समस्थानिक हैं, इनको कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि इनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। तो ये समान गुणों वाले अलग अलग जगह रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कमी वो है कि इसमें कोबाल्ट और निकल का जो क्रम है वो अनुचित क्रम है। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट का द्रव्यमान 58.9 है और निकल का 58.7 है, फिर भी कोबाल्ट को
निकल से पहले स्थान दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी इस सारणी की रही है।